नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ तेशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज डिजिटल पेमेंट भारत आगे बढ़ रहा है। अब DBT के माध्यम से पैसे सीधे खाते में जा रहे हैं और यूपी में ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में सीएम योगी ने वर्चुअली पीएम मोदी का संबोधन भी सुना। तो यूपी में ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायत को जोड़ा जा रहा है और इसी के चलते एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन DBT के माध्यम से सीधे खातों में पैसे जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी दी गई। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी की बातों को भी सुना। डिजिटल पेमेंट से किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में किस तरीके से भारत की भूमिका रही है और इसी में डिजिटल पेमेंट सबसे बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर है, जिसके चलते देखने को मिल रहा है कि आधुनिक युग में DBT के माध्यम से सभी के बैंक खातों में आसानी से पैसा चले जाता है, जिस वजह से लोगों को आसानियां हो रही हैं और डिजिटलाइजेशन के जरिए यहां पर अधिक से अधिक लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हुए ज़्यादातर लोग इस वक्त बने हुए हैं। और कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की मांग है और डिजिटलाइजेशन के युग में भारत भी एक नई पहचान बन रहा है, जिसके चलते ऑप्टिकल फाइबर के जरिए यहाँ पर 4G से 5G नेटवर्क तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। ऐसे में कार्यक्रम में सीएम योगी वर्चुअली जुड़े और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को भी सुना और प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन भी किया और उनका शुक्रिया अदा करा। ऐसे में डिजिटल पेमेंट में भारत किस तरीके से आगे है और सीएम योगी आखिरकार किस तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़े और इसके माध्यम से सभी को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आखिरकार डिजिटल पेमेंट आज के युग में कितना जरूरी है। और मैं चाहूं यूपीआई दुनिया के अंदर सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला, यानी भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब BSNL भी 4G की इस क्रांति के साथ दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से हम BSNL की सेवाओं को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ें। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला कि आज हम ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से गांव-गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ हो गया है। आपने देखा होगा पहले किसी भी वृद्धजन का, किसी निराश्रित महिला का, किसी दिव्यांग जन का या किसी भी रिटायर्ड कार्मिक का कोई पेंशन की सुविधा होती थी, उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर 300 की पेंशन होती थी, 6 महीने में एक बार आती थी, 1800 रुपए कुल हुए तो 1800 में 900 ही उसको मिल पाते थे। 900 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि अगर 1800 रुपया है तो 1800 रुपया ही उसके अकाउंट में जाएगा, एक भी पैसा कम नहीं कोई भेज सकता। आज हम 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा देते हैं और सारा का सारा पैसा हम DBT के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 60 लाख से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हैं। इस स्कॉलरशिप में हम लोग लगभग
6,000 करोड़ रुपए से की अधिक की राशि इसमें देते हैं और सब डीबीटी के माध्यम से उन छात्रों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। जब ये नहीं होता था तब दिक्कतें होती थी। आज सारा का सारा पेमेंट, सारी की सारी सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की कार्रवाई होती है। परिणाम है हर उपभोक्ता, हर नागरिक उससे लाभान्वित होता है और उन कार्यक्रमों के साथ प्रफुल्लित भी होता है। ये नेटवर्किंग हमारे लिए उन दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट के उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में सहायक हो रही है। और अभी ये 4G है, आने वाले समय में हम 5G और 6G का भी इंतजार करने जा रहे हैं। सत्र के पहले अगर जो नेटवर्किंग 2G या उसके लिए कुछ थी भी, तो उसमें तेल सप्लाई के नाम पे माफिया यहां भी हो गए थे। हमने उनकी कमर तोड़ी है और कमर तोड़ करके व्यवस्था सुनिश्चित की कि माफिया इसमें न घुसने पाए। किसी भी स्टेक होल्डर के साथ कोई अन्याय न करने पाए। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके हर एक उपभोक्ता को भी और बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो और उसको पूरा संरक्षण देने का कार्य, जहां प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ आज की सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आधारशिला तभी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता केवल एक आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नहीं, हर क्षेत्र में, और यह भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति टेक्नोलॉजी देगी, ये तकनीक देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीएसएनएल की, भारत नेट की सेवा एक नए भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी सेवाओं के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल उत्तर प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन सेवाओं को आज लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश भर को आज इस सौगात विजयादशमी के उपहार के रूप में प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस आमंत्रण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीएसएनएल परिवार और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी अन्य स्टेक होल्डर्स को बधाई देते हुए आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इंदौर में एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजात बच्चियों की मौत के मामले में अब पूरी तरह से बवाल मचना शुरू हो चुका है। वहीं न्याय की मांग को लेकर जय संगठन का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं हाईकोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन से कड़ा सवाल पूछा कि एफआईआर अब तक क्यों दर्ज नहीं की गई है। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को भी पक्षकार बनाया है और अस्पताल भवन के रखरखाव सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
पलामू जिले के पांगी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की गई है। हर घटना के बाद ग्रामीणों ने दुष्कर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार नाबालिग लड़की एक पूजा पंडाल से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर वापस लौट रही थी। दरिंदगी का एक और उदाहरण पांकी विधानसभा में देखने और सुनने को मिला है। घटना है एक दलित नाबालिग बेटी जो दशहरे के अवसर पर पाठ सुनने के लिए और पर्दे पर रामायण देखने के लिए चांपी फुलवरिया हंसो गई थी। इसके बाद कल रात में पिछले रात में एक साजिद रजा नामक व्यक्ति जो हिंदू नाम रखता है, उसका सोनू उर्फ सोनू, उस लड़की के साथ में जब ये किया, बलात्कार किया। फिलहाल ये रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है बरेली से। पुलिस हिरासत में तौकीर रजा का वीडियो जारी हुआ है। मौलाना तौकीर ने पत्थरबाजी यहां पर की थी। हिरासत में मौलाना की खातिरदारी में प्रशासन जुटा है। जुम्मे से पहले खुशामद करते दिखे अधिकारी। अब चित्रे यहाँ पर कहा जा रहा है जितना दबाओगे उतना उभरेंगे और इस मामले में तौकीर रजा ने यह बड़ा बयान दिया है। पत्थरबाजी के आरोप को मौलाना ने पूरी तरह से झूठ बताया है। मौलाना ने कहा कि सरकार का रवैया एक तरफा है, जिसके चलते एक वीडियो जारी करते हुए इन बातों को यहाँ पर सीधे नकारते हुए तौकीर रजा नजर आए। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, जहां पर मौलाना तौकीर रजा ने पत्थरबाजों को मुबारकबाद दी है। हिरासत में मौलाना की खातिरदारी में प्रशासन जुटा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के ज़रिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक कुमार हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखने को मिल रहा है कि मौलाना तौकीर पत्थरबाजों को मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस बयान के जारी होने के बाद क्या कुछ मतलब निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए निशी, ये जो मौलाना है, जब बोलता है तब ये जहर बोलता है, तब इसके इशारे पे लोग सड़कों पर आ जाते हैं। और इसने बरेली में 2010 में इसके ही उकसाने पे दंगा हुआ था, कर्फ्यू लगा था। इसके बाद 12 में भी बरेली में जो कर्फ्यू लगा उसमें भी कहने का इसका हाथ था। और अब ये जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जिनको पुलिस अभी समझा रही है, उनको फिर ये उकसा रहा है, उनसे कह रहा है जिनको चोट लगी है और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और अपने लिए भी ये कह रहा है कि अगर पुलिस को चैन ना मिलता हो, जैसे अतीक और अशरफ को गोली मार दी, ऐसे मुझे भी वो गोली मार दी है। ये कहीं ना कहीं ऐसे इसके बयानों से ये
बरेली की जनता, बरेली के मुस्लिम समुदाय को उकसा रहा है, भड़का रहा है अभी भी, जबकि पुलिस की हिरासत में उसके बावजूद भी ये अपना वीडियो जारी कर रहा है, जारी करके लोगों में एक गलत फरमान भेज रहा है। जी बिल्कुल, उकसाने की साजिश यहाँ पर रची जा रही है, पत्थरबाजों को मुबारकबाद दी जा रही है। पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुबारकबाद देगी तौकीर को? ये पुलिस प्रशासन जी जो मौलाना तौकीर है, इससे पहले ही कई मुकदमे हैं और पुलिस प्रशासन इस पे एनएसए पर कई और धाराएं लगाने में के प्लान में, और इसके जल्द से जल्द जेल भेजने का प्लान कर रहे हैं। कि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये मौलाना भूल रहा है कि ये सत्ता में इसमें कौन है, और इसको बड़ा जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल दीपक, और आखिरकार पत्थरबाजों को यहाँ पर उनका उत्साह वर्जित किया जा रहा है और उनको और भड़काया जा रहा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अमेठी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लकड़ी लाने के लिए घर से निकला था बुजुर्ग, देर शाम तक घर वापस न आने पर खोजबीन यहां पर की गई थी। सुबह सड़क किनारे बुजुर्ग का शव देख पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। मृतक बुजुर्ग के शव के पास साइकिल भी बरामद हुई है। पूरे मामले को पुलिस की 3 टीमों ने करीब से देखा है और आखिरकार जांच शुरू कर दी गई है। शंकरगंज चौकी क्षेत्र के पूरे घिसई गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी, सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव, आसपास के इलाके में सनसनी फैल चुकी है। शव के पास से एक साइकिल भी बरामद हुई है। परिजन हत्या की आशंका यहां पर जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस सभी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। जल्दी मामले का खुलासा होगा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले पर खुलासा किया जाएगा। हमारे भाई हैं सर लोग। जब हम वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे सर, तो साइकिल उनकी एक पैर ऊपर था, एक नीचे था, और हाथ एक इधर को था, एक ऐसे था सर। उसी उसमें टटिया में सर ऐसे किए थे। बस फिर हम लोग 3 लोग थे, हम तीनों लोग निकाले सर। हाँ सर, बस। कितने बजे निकले थे घर से? कहाँ? कल सुबह ये साहब निकले थे 8 साढ़े 8 बजे के लमसम में, लकड़ी काटने गए थे। रात में लौटे नहीं, हम खाना बनाने चले गए थे। हम भी साहब आए यहीं रामपुर में रहते, यहीं सो गए। जब रात में 2 लोग आए, अजय और रामभवन भैया हमारे, दोनों लोग आए तो हमको बोले कि तुम्हारे भाई घर पे आए नहीं, चलो देखते हैं। गए हुआ देखा, सब कहाँ पता कि ना ठेकेदारों के यहाँ फोन करा, ठेकेदार के हमारे यहाँ से 6 बजे जो ना चले गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, देखने को मिल रहा है एक सड़क किनारे बुजुर्ग का शव बरामद होता है, लेकिन परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रथम दृष्टया मामला किस प्रकार का लग रहा है? प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो मामला जो है वो संदिग्ध देखा जा रहा है, क्योंकि अमेठी के मोहनगंज कोतवाली अंतर्गत ये चौकी शंकरगंज के पूरे घिसई गांव का मामला है, जहां पर सुबह से व्यक्ति लकड़ी कटान के लिए गांव से बाहर जाता है, ठेकेदार के साथ काम करता है। देर शाम वो एक मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा लेता है, एक डॉक्टर के पास जाकर दवा लेता है। दवा लेकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन गांव के किनारे उसकी जिस परिस्थिति में साइकिल होती है और साइकिल पे ही गिरकर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में परिजन जो है वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि रस्सी से हाथ पैर बांध दिए गए थे। हाँ। जबकि भाई ने जो है साफ मना किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं थी। सुबह जब देखा गया, क्योंकि रात भर अधेड़ को ढूंढा जा रहा था और वो नहीं मिला, तो सुबह जिस जगह पर उसकी मृत्यु होती है उसी जगह पर 2 वृद्ध और निवास करते हैं, उनका घर होता है। किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं होती है कि वो उनकी मौत की वजह क्या है, लोग बता नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इतना अंदेशा लगाया जा रहा है उनके परिजनों द्वारा। लेकिन हत्या की आशंका को देखते हुए कहीं ना कहीं सुबह से वो जब घर से निकला था और मेडिकल स्टोर दवाखाने से दवा लेकर घर की तरफ निकला था, संदिग्ध स्थिति देखी जा रही है। यानी फॉरेंसिक टीम के साथ क्राइम ब्रांच की टीम अमेठी की और कोतवाली मोहनगंज की टीम के साथ क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर हर एंगल से जांच कर मामले के निस्तारण में लगे हुए हैं। तो कब तक मामले का खुलासा हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर
बिल्कुल निशी, सही सवाल है। फॉरेंसिक टीम की बात की जाए तो वो अपना काम कर रही है, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है। पुलिस ने लाश को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्य सामने होंगे कि यह हत्या है या किसी अन्य वजह से जो है इसकी मौत हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक पुलिस जो है क्राइम ब्रांच उसकी जो है मोबाइल डिटेल के सहारे ही काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जो भी स्पॉट पर सामान मिले हैं उनकी जांच कर रही है। तो यानी कि साफ कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे घिसई। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।